लेकर के आए हैं छठी कक्षा हेतु वसंत हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बचपन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती है, जिन्होंने अपने बचपन को हमारे सामने रखा है। उनके बचपन में और आज में क्या अंतर है, यह उन्होंने पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। वस्तुएं कितनी परिवर्तित हो चुकी है, लोग कितने परिवर्तित हो चुके हैं, यह सभी हमारे सामने रखा है। और बचपन से जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हमारे अनुभव और हमारी हरकतें, हमारी चीज़ें, हमारी इच्छाएं किस तरीके से परिवर्तित होती है, चेंज होती है, वह इन्होंने पाठ के माध्यम से दर्शाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बचपन पाठ को। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यह लेखिका हमसे कह रही है, बच्चों से कह रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं। लेखिका जब लगभग बूढ़ी हो गई उस समय उन्होंने ये कहानी लिखी, इसलिए वो ऐसा कह रही है। तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़ी है। और हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शायद मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से बड़ी हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। उनके जो पहनना है, ड्रेसेस जो पहनी है, उनमें भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, मतलब कई तरीके से कई रंग के कलरफुल जो है उन्होंने पहले कपड़े पहने थे, जिनमें नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि आते हैं। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। अर्थात अब मन परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है, बुढ़ापा भी आ गया। अब मन ये कहता है कि जो रंग बिरंगे कपड़े हैं उनको छोड़ करके मैं सफ़ेद वस्त्र पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब जो है लेखिका का पहनाव चेंज हो गया। उसने पहले जब वो बचपन में उसने क्या क्या पहने थे, जैसा हम सभी को शौक होता है वैसे ही लेखिका को भी बचपन में कई सारी ड्रेस पहनने का शौक था। लेकिन वो जो शौक होता है, वो जो इच्छाएं होती है, वो दिनों दिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। अर्थात ऐसी फ्रॉक थी जिसके कॉलर भी गोल थे और बाजू भी जो है साइड से कैसे थे, गोल थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, गुलाबी रंग का फ्रॉक था और बारीक बारीक उसमें जो है धारियाँ थी, ऐसा वो फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल भी नीचे लगी हुई थी। फ्रॉक के सबसे नीचे जो है गुलाबी रंग की फ्रिल भी लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अर्थात फ्रॉक में उन दिनों एक जेब भी हुआ करता था जिसमें जो है रुमाल रखते थे और बालों के लिए जो है बालों में उसमें रंग बिरंगे रिबन का चलन भी था। कलरफुल जो रिबन होते हैं उनका प्रचलन भी था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, अर्थात लेमन कलर का जो नींबू के कलर का एक बड़े प्लेटों वाला उनका एक बड़ा फ्रॉक था। और उसके नीचे जो है एक बारीक सी क्या थी, धारी भी थी। जो दो टूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। अर्थात दो, मुझे उनको कहते हैं अंगरखा कहते हैं, अर्थात चुनरी भी कह सकते हैं हम लोग, जो हम ऊपर गले से डालते हैं। तो वो भी मुझे याद है जब मैं उनको दो याद है मुझे। एक चॉकलेट रंग की थी जिसके साथ में अंदर से प्याजी कलर अर्थात प्याज के कलर की कोटी पहनती थी, और दूसरा कैसा था, ट्यूनिक ग्रे था, उसके साथ में सफ़ेद कोटी पहनती थी। वो मुझे आज भी याद है। और मुझे अपने मौजे और स्टॉकिंग भी
याद है, मतलब मुझे अपने मौजें जो मेरे जुराफ थे वो भी याद है, और स्टॉकिंग मतलब जो मैं उनसे एक सयानापन करती थी, दिखावा ज़्यादा करती थी, वो भी मुझे आज याद है। बचपन में हमें अपने मौजें खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी नहीं दे जा सकते थे। बचपन में हम अपने मौजें खुद धोते थे और नौकरानी को नहीं दे सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, घर वालों ने इसके लिए साफ मना किया था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। संडे को सुबह हम ऐसा काम करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जब हम ब्रश से जो है जूतों को रगड़ते तो उनकी जो पॉलिश होती है, चमक जो है उसकी उभरने लगती है, सरबर अर्थात। लेकिन मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। आज भी जो है लेखिका को जूतों में पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, हालांकि अब नए नए किस्म के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अर्थात पहले जो जूते आते थे बड़े टाइट से होते थे, कठोर होते थे और पाँव में चुभते भी थे। इसलिए जो है लेखिका कह रही है हमें साथ में उसका इलाज भी रखना पड़ता था। लेकिन आजकल के जो जूते हैं बड़े आरामदायक भी आने लगे हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मौजे के अंदर। अर्थात जब भी हम कभी लंबे टूर पे कहीं निकलते, पैदल चलकर जाते तो अपने साथ रुई भी रखते। जहाँ पर जूता हमारा चुभता था वहीं पर हम रुई लगा देते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। बिल्कुल, लेखिका के बचपन में हमारे बचपन में काफ़ी फर्क है, क्योंकि अब का समय बहुत परिवर्तित हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। मतलब हर शनिवार को, सैटरडे को हमें जो है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, ये दोनों ही पीने पड़ते थे। यह एक मुश्किल काम था, इसको पीना एक मुश्किल सा होता है क्योंकि इसमें एक स्मेल सी आती है, गंध सी आती है। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। शनिवार को सुबह से ही, क्योंकि पीते थे तो नाक में महक सी आती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। और ये खुराक हमें छोटे शीशे के गिलास में, मतलब कांच के गिलास में मिलती थी, और उन पे ऑलरेडी निशान पड़ा हुआ रहता था कि कितनी खुराक जो है आपको पीनी है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। आज भी मुझे लगता है कि उस दवाई से ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ये लेखिका बता रही है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। अर्थात हमारे बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं, जो इच्छाएं हैं, वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। हमारे समय में और तुम्हारे समय में काफ़ी डिफरेंट है, ये लेखिका हमें बता रहे हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अर्थात लेखिका के बचपन में क्या थे, ग्रामोफोन थे। एक पुराना जो सॉन्ग बजाने वाला एक सिस्टम आता है वो है ग्रामोफोन, सबसे पुराना। उसके बाद रेडियो टेलीविज़न भी आए, लेकिन लेखिका के समय में केवल ग्रामोफोन था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। जो उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिला करती थी वो आज आइसक्रीम हो गई। भले ही आज कुल्फ़ी भी मिल रही है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया, और उस समय पेटीज नहीं मिलता था, कचौड़ी समोसा मिलता था। लेकिन वो आज हम लोग जो है पेटीज खा रहे हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, और सहतूत के वो शरबत जूस बना के पीते थे। फालसे खसखस ये भी सहतूत की ही तरह होते हैं, इनकी भी वो क्या करते थे, जूस बना के पीते थे। लेकिन आज हम लोग कोक पेप्सी इत्यादि पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। अर्थात जैसे नींबू पानी, ये शरबत उन दिनों मिलता था, कोक उन दिनों नहीं मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। जो लोग शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए हैं वो उन बच्चों को उस समय जो है बेंगर्स कंपनी और डेबिको, इन दोनों रेस्टोरेंटों की जो चॉकलेट होती थी वो और जो पेस्ट्री होती थी वो बड़ी मज़ेदार होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला मॉल से हम लोग जो है दोनों भाइयों की ड्यूटी हमारी लगती, भाई बहनों की। उनका एक भाई भी था, तो वो जो है
शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान शिमला में ही है, तो मॉल के पास में ही जो है वहाँ वो पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर वहाँ से उतराई उतर के वो मॉल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, अर्थात वहीं कन्फेक्शनरी जो काउंटर होता है वहाँ पर अनेक प्रकार की पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी, उनकी खुशबू बड़ी ही अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, एक बार हम हफ्ते में चॉकलेट ले सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, मैं ही सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी इकट्ठा करती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। लेखिका कह रही है कि जब भी मैं चॉकलेट और ये लेती थी, टॉफ़ी लेती थी, तो मैं इकट्ठा करती थी और रात को ही उनको बिस्तर पर खाती थी, खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। ये कह रही है कि शिमला में काफल जो एक फल बारीक बारीक से होते हैं, रेड रेड कलर के, खट्टे मीठे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ही वो ज़्यादातर होते हैं। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार मुंह में हम खा लेते हैं। चेस्टनट भी एक छोटी छोटी जो है गोल गोल काले काले होते हैं, वह भी जो है तवे पे भूनते हैं और उनके छिलके उतार कर उनको हम खा लेते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर, आह, चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। चने की जो भुनी हुई जो पुड़ियाँ आज भी जो हम खाते हैं वो उस समय भी आते थे, और अनारदाना का चूर्ण उस समय बड़ा मज़ेदार होता था, ये लेखिका कह रही है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल होता था। जो ये पुड़िया बनाई जाती थी चनों की, इसमें केवल हाथ का ही ज़्यादा काम होता था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। नीचे से जो है इसको तिरछी लपेटते थे और ऊपर से चौड़ी कर देते थे, जिससे कि ये आसानी से उसमें चने पहुँच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय यह गाना चला था, फिल्म का गाना, तो ये हर बच्चे को जो है याद था। और कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ बच्चे जो है जो पुड़िया, चने की जो पुड़िया मिलती थी उन पर तेज मसाला डलवाते थे, कुछ ऐसे ही खाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, पूरा मैदान हम घूम लेते और यह पुड़िया तब तक चलती ही रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी, अर्थात हम एक एक चना मुंह में डालते और चलते रहते, काफ़ी मज़ा आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो शिमला रिज पर हमने जो है घोड़ों की सवारी भी की और काफ़ी वहाँ घूमे। लगभग शिमला में जो पैदा होता है वो सभी यहाँ घूम लेते हैं और घोड़ों की सवारी भी कर लेते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। कह रही है लेखिका कि हम घोड़ों को कमतर आंकते हैं, कम समझते हैं, लेकिन घोड़ों में बड़ी ताकत होती है। वो वहाँ सभी लोगों को ले जाते हैं, सामान ढोते हैं, लाते हैं, हम उन पर हंसते थे। ये लेखिका की ननिहाल की बात है। शिमला में उनका ननिहाल है, उनकी माँ का मायका है शिमला में, तो वहाँ की बात है। लेखिका कह रहे हैं ये बात तो हम फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। सामने रंग बिरंगे, शाम को हमें दिखाई देता कि रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, जाखू के वहाँ पहाड़ है और चर्च की घंटियां बजती रहती, वो हमें शाम को सुनाई देती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे ईसा मसीह आ गए हों और वो कुछ कहना चाहते हो। इसकी घंटियां इतनी हमें अच्छी लगती थी, चर्च की घंटियां। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है, अर्थात शाम का समय जब होता है, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब जो है शाम हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई सभी की। रिज पर की जो रौनक है और मॉल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने।
स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, मतलब शाम की चमक इतनी अच्छी थी कि उसका कुछ कह नहीं सकते। और स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, वहाँ शोर भी होता। स्कैंडल पॉइंट एक जगह है, वहाँ पर भी काफ़ी शोर होता। लेकिन स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक सामने दुकान थी स्कैंडल पॉइंट के सामने, उसी में जो है शिमला कालका जो ट्रेन है उसका मॉडल एक बना हुआ था। इसकी पटरियों पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन एक मॉडल एक पिक बनी हुई थी। एक वो लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। जब भी जो है शिमला को कोई ट्रेन जाती है तो बीच से सुरंगों का सामना करना पड़ता है, कई सारी सुरंगें आती है। तो वही उस मॉडल में दर्शाया गया है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में जो है तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला और कालका जो ट्रेन थी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। ऐसा लगता था मानो एक जो है भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है और पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब। जैसे ही देखते हैं थोड़ी देर में ही वह गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। और उसी के साथ में जिस दुकान में ट्रेन की जो मॉडल लगा हुआ था, उसी के पास में जो है एक दूसरी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था, अर्थात चश्मे की दुकान साथ में ही थी। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, तो वहाँ जो है आंखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज से शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। जब जो भी छोटा बड़ा मेरी ओर देखता वो कहता कि इस उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया है, इतनी छोटी हो अभी, इसलिए तुम जो है ज़्यादातर क्या किया करो, दूध पिया करो, नज़र सही हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि कुछ दिनों अगर तुम चश्मा पहनोगी तो नज़र सही हो जाएगी, फिर चश्मा अपने आप ही उतर जाएगा। ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा था, इसलिए मैं सबको यही कहती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही उतर रहा। अब बूढ़ी हो गई लेखिका, आप कह रही है पूरा भरोसा दिया था डॉक्टर ने, लेकिन अब तक चश्मा नहीं उतरा। नंबर तो चश्मे के कम हो गए लेकिन उतरा नहीं। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका इसमें भी अपने आप को जिम्मेदार मान रही है, कह रही है कि मैं रात के टेबल लैंप के सामने काम करती थी चश्मा खोलकर, इसलिए मेरा चश्मा उतरा नहीं। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मेरा एक चचेरा भाई था और जब मैंने पहली बार चश्मा पहना तो उसने मुझे छेड़ा और साथ में क्या कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह जो है उसके चचेरे भाई ने कहा। तो इसका मतलब यह है कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, अर्थात दूर दिखाई दे, इसलिए हम चश्मा लगाते हैं। लेकिन लड़की को यह मालूम नहीं होता कि उसके बंदर जैसी सूरत बनी हुई है चश्मे को लगा करके। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न माना, अर्थात शेर बुरा न लगा। मैं गुस्सा तो हो गई कि मुझ पर ये क्यों कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो उसने शेर जो बोला था, जो शायर उसने बोला था, वह बहुत ही अच्छा था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, अर्थात मैं आईने के सामने, शीशे के सामने गई, अपने आप को देखती रही। वास्तव में मैं लंगूर की तरह लग रही हूँ अथवा ठीक लग रही हूँ, तो बार बार देखती रहती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। कभी लेखिका को लगता वास्तव में मैं बेकार लग रही हूँ, कभी उसको लगता कि मैं सही लग रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक किया भी। जब मैंने अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर रखा तो कुछ मुझे अजीब सा लगा, कुछ हंसी भी आई मुझे और अच्छा भी लगा।
तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका आप कह रही है, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब चश्मे की आदी हो चुकी हूँ, अब यदि चश्मे को उतारती भी हूँ तो चेहरा मेरा खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो रही है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। बुढ़ापे में अब जो है लेखिका अपने सिर पर शिमला जो हिमाचली जो टोपी है उसको लगा रही है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अर्थात अब मैं अपने सर पर हिमाचली टोपियाँ धारण कर रही हूँ, पहन रही हूँ, और कई रंगों की टोपियाँ मैंने इकट्ठी कर ली है। अब दुपट्टा उपट्टा भी ओढ़ती हूँ, लेकिन उसके मुकाबले ये जो हिमाचली जो सुंदर और सहज जो टोपियाँ हैं वो मुझे और अच्छी लगती है। यह लेखिका कृष्णा सोबती अपनी इस बचपन की कहानी में हमको बता रही है, और इस कहानी में हमें यह भी बता रही है किस तरीके से बचपन में और बुढ़ापे में हमारी इच्छाएं भी परिवर्तित हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।